अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। मिस। गुड। तो पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छे जा रही है। फिलहाल तो F1 पे है फोकस सारा। F1 इतना नहीं देख रही। सही। अस्मा, आपकी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है मिस, सही जा रही है। अच्छी जा रही है, लग तो नहीं रहा आपकी आवाज से। बेटा, हम आपके टीचर हैं। मिस थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। तबीयत डाउन चल रही है। हम्म। तबीयत डाउन हो तो चलता है, माइंड डाउन नहीं होना चाहिए बस। है? नहीं नहीं मिस, बस तबीयत का मसला चल रहा है तो। ठीक है, आपको सेहत दे और आप जल्द अज आमीन। जल्द आउट बैक टू गुड फॉर्म आ जाओ। और मोहतशम, आप MA1 कर रहे हो? प्रिपेयर। जी मैं MA1 और F1। MA1 और F1 साथ साथ लेकर चल रहे हो? ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छी बात है। तो MA1 का कहाँ तक पहुंचे हो? कितना रिवीजन हो गया है? मिस MA1 रिवीजन तो मिस हो गया है। आज ज़रा मैं प्रैक्टिस करूंगा सही से उसकी किट की हम्म। इंशाल्लाह। सही। ठीक है। ऑल राइट, चले हम आज का अपना चैप्टर करते हैं। चैप्टर 10, आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड। नाम से बहुत आसान है। आइडेंटिफाई करना यानी पिन पॉइंट करना, और फिर उसको रोकना, उसके लिए इंतजामात करना कि भाई ये चीज ना हो इदारों में, या ये चीज ना हो आसपास। तो उसके लिए क्या किया जाए, किस तरह के कंट्रोल्स लगाए जाएं, किस तरह के मेजर्स लिए जाएं, किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट्स दी जाएं कि जो ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो। और वो अगर पकड़ा जाए तो उसके साथ उसका हशर क्या किया जाए कि आइंदा आने वाले लोगों के लिए वो एक बायस, बायस से क्या हो, लेसन, लेसन फॉर द अदर्स, सो दैट दे डोंट get the courage to do that, such kind of an act. So देखते हैं what is fraud, potential क्या है fraud का, implications क्या होती हैं किसी भी इदारे के लिए fraud अगर हो जाए तो, systems, किस तरह के systems लगा सकते हैं for detecting and preventing fraud, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉड करने की, और मनी लॉन्ड्रिंग किस बला का नाम है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज फ्रॉड? आजकल तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रहा है, आसपास सोशल मीडिया हर जगह। राइट? वी फील, आई थिंक we feel kind of identified by it because we are living in a country where people are being called fraud, corrupt. So it's kind of hurting us as well. Why? Because we live in this country and we identify ourselves with this country. So what is fraud, Motasham? Fraud may be generally defined as deprivation by deceit. In a court case, fraud was defined as a false representation of fact made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth, or recklessly careless whether it be true or false. All right. So fraud क्या कहा गया है? Deprivation by deceit. हाँ भाई, क्या मतलब है? Who's going to explain this phrase? Alishba. Misdeprivation. यस मिस। डेप्रिवेशन बाय डिसीट वाज क्या था? हाँ, किसी को धोखा देना या धोखे से महरूम करना। धोखा देकर महरूम कर देना, डिप्राइव कर देना। डिप्राइव ऑफ व्हाट? You can deprive somebody of their rights, of their freedom, of their property. What else? Of their job, their fruits, anything. किसी को किसी चीज से महरूम कर देना, वो भी धोखे से या जोर जबरदस्ती से। किसी का पैसा था,
आपने झूठ बोला, 2-4 टोपी घुमाई और पैसे आपके हो गए। और आपने सामने वाले को ऐसा शो किया कि अरे उसका तो ये तो उसके पैसे हैं ही नहीं। और वो चूंकि शरीफ बंदा, वो जाहिर है वो दूसरों का पैसा समझ के वो क्यों लेगा, हालांकि वो उसका खुद का पैसा था। तो आपने क्या किया? चालबाजी की, आपने झूठ बोला, आपने धोखाधड़ी की, बिट्रेल, लाइज। और ये सारी चीजें किसमें फॉलो जाती हैं? फ्रॉड। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया गया, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली केयरलेस वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, झूठ, विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी, जानते बूझते झूठ बोला, आपको पता था सामने वाले का नुकसान हो सकता है, फिर भी आपने झूठ बोला, ये जानते हुए, दैट इज फ्रॉड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। So there are two main categories that fraud can fall into. Number one, Asma. Remove of funds or asset from a business. Intentional mispresentation of the financial position of the business. Exactly. Removal of funds or assets from the business. Business में से कोई चीज बिना इजाजत के या बिना किसी की इत्तला के आपने उसको यहाँ से वहां कर दिया, या फिर इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जानते बूझते आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट किया, ईदर बाय ओमिशन और बाय मिस रिकॉर्डिंग और बाय चेंजिंग मैनिपुलेटिंग विद द नंबर्स, प्लेइंग विद द रिकॉर्ड्स। तो ये दो मेन कैटेगरीज हो जा रही है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ फंड्स फ्रॉम अ बिजनेस। किस किस तरह से हो रहा है? थेफ्ट ऑफ कैश, मोहतशम पढ़िए। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, बल्कि theft of इसका cash, रिपीट करें। थेफ्ट ऑफ कैश, theft of cash, थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, theft of inventory, पेरोल फ्रॉड। payroll fraud, अभी यहाँ पे देखें, कैश यानी कि कैश आगे पीछे कर लेना, 50 रुपए जेब में डाल लिए, 100 रुपए जेब में डाल लिए, 1000 रुपए इधर के उधर कर दिए, या फिर और भी क्या हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने 10,000 लिखना था, आपने 1000 हटा के 100 लिख दिया। आपने 10,000 लिखना था, आपने एक जीरो हटा के 1000 लिख दिया। या आपने 10,000 लिखना था, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 1 लाख। राइट, दैट्स थेफ्ट। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, गोदाम में जो भी माल रखा हुआ है, माल की हेरा फेरी, दैट इज थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। पेरोल फ्रॉड क्या मतलब है मोहतशम? मिस पेरोल, जो मतलब कि एम्प्लॉयज को जो वो होती है उनको पे करना, तो मतलब मैं उसमें उन्होंने कुछ मतलब वो कर दिया, गलत सलत कुछ उन्होंने वो कर दिया, सैलरीज, वो ठीक है। फ्रॉड के पेरोल उसमें। मीन सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज या वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, उसके साथ हैंकी पैंकी कर रहे हैं। क्या हैंकी पैंकी कर सकते हैं भाई? अलिशबा पढ़िए पहला पॉइंट। Employees external to the department can falsify their timesheet, for example, by claiming overtime for hours which they did not really work. राइट, Members of yes, members of the payroll department may have the opportunity to deliberately to miscalculate selected pay slip, either by applying an inflated rate of pay or by altering the hours to which rate is applied. Alternatively, a fictitious member or staff can be added to the payroll list. The fraudster set up a bank account in the bogus name and collect the extra cash themselves. This is most feasible in a large organization with high number of personnel where management is not personally acquainted with every employee. राइट। तीसरा पॉइंट अस्मा जरा समझाइए। मिस ऐसे इंसान को रख लिया जाए जो जो खुद हो ही ना। और ये कैसे होगा? मिस ऐसे उसकी इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी लिख दें। राइट, सिर्फ बुक्स में एक एक्स पर्सन का एग्जिस्ट करना, यानी कि आपने कहा मिस्टर रऊफ हमारा एम्प्लॉई है। मिस्टर रऊफ कहाँ है भाई? बुलाओ ने। ये कहीं नहीं जिंदा है, ये सिर्फ बुक्स में जिंदा है।
बुक्स में जिंदा है का क्या मतलब है कि ये जानते बूझते आपके मैनेजर ने एक ऐसा फेक एम्प्लॉय या फिक्टिशियस मेंबर ऑफ द स्टाफ क्रिएट किया है कि जिसकी सैलरी उसी मैनेजर की जेब में जाती है। और ये सब क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए, और किस लिए? बोगस नेम खोल देना, किसी के नाम का बैंक अकाउंट खुलवा लेना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ पर्सनल से छेड़ाछाड़ी करना, when management is not personally acquainted with every employee। यानी टॉप मैनेजमेंट तो हर एम्प्लॉय को फिजिकली नहीं जानती ना, ना मिल रही है। वो तो मैनेजर की बात पे भरोसा करके बोल रही है हाँ ठीक है। और रोज मिस्टर रऊफ के नाम का कार्ड है, उसकी प्रेजेंट्स भी लग जाती है, एब्सेंट भी लग जाती है उसमें, मशीन में। कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है, मिला हुआ है। टीमिंग एंड लीडिंग। हाँ भाई, टीमिंग एंड लीडिंग किसे कहते हैं? पढ़िए अस्मा। This is one of the best known method of fraud in the sales ledger area. Basically, teaming and leading is the theft of cash or check receipts, setting subsequent receipt not necessarily from the same customer against the outstanding deals that conceals the theft. ये टीमिंग और लीडिंग एक तरीका है चोरी का। किस चीज की चोरी का? कैश और चेक के रिसीट्स में। अब क्या करते हैं, इस चोरी को छुपाने के लिए रिसीट जनरेट कर देते हैं। और रिसीट तो कस्टमर के नाम की जनरेट होगी, यानी कि फेक कस्टमर क्रिएट कर लेना। इससे क्या हो रहा है? आउटस्टैंडिंग डेट को कंसील किया जा रहा है थेफ्ट की शक्ल में, या थेफ्ट को कंसील किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग डेट की शक्ल में। यानी ऊपर में हमने देखा कि फेक एम्प्लॉय को बना लिया गया है, नीचे हम देख रहे हैं कि फेक कस्टमर बनाए जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टीमिंग एंड लीडिंग। फिक्टिशियस कस्टमर्स। फिक्टिशियस कस्टमर्स भी इसी का कंटिन्यूएशन है, कि जिसमें आप बकायदा तौर पे आप बोलते हो कि दिस इज मोर एलैबोरेट मेथड ऑफ स्टीलिंग इन्वेंटरी। बोगस ऑर्डर्स आर सेट अप, गुड्स आर dispatched on credit, customer then fails to pay for the goods and cost is eventually written off as a bad debt. For this type of fraud to work, the employee must have responsibility for taking goods orders as well as the authority to approve a new customer for credit। भाई आसान नहीं है फिक्टिशियस कस्टमर्स को क्रिएट करना, और आसान नहीं है फेक एम्प्लॉयज को क्रिएट करना, अनलेस कि आपके पास वो क्या हो? अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी हो, आप अंदर के बंदे हो, आप मैनेजर भी हो, और जो सुपरवाइजर को असाइन किया गया है साइन करने के लिए, अथॉरिटी देने के लिए, वो भी आपसे मिला हुआ हो, तब जाके आप ये और ये ऊपर वाला क्रिएट कर सकते हो ऐसे मौके अपने लिए। ठीक है, तो अब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं मगर पैसे नहीं आ रहे, बाद में बोल रहे हैं बैड डेट हो गया भाई, कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या करें भाई। So this is the whole story that's running. Collusion with customers। कस्टमर्स के साथ collusion होना, क्या मतलब है इस बात का? मोहतशम पढ़े। Employees may collude with customers to defraud the business by manipulating prices or the quality or quantity of goods dispatched. For example, a sales manager or director could reduce the price charged to a customer in return for a cut of the shaving. Alternatively, the employees could write off a debt or issue a credit note in return for a financial reward. Another act of collusion might be for the employees to suppress invoices or undercut quantities of dispatched goods on delivery notes. Again, the customer would probably provide the employees with a financial incentive for doing this. So इन दो पॉइंट्स में क्या समझ आ रही है बात? मिस मतलब के प्राइस को रिड्यूस करके कस्टमर से जो है वो मतलब चार्ज कर लें हम ये लोग पैसे, और मतलब मिस जो पैसे जो है मतलब वो बैड डेप मतलब एज अ डेप वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और मिस मतलब collusion of employees might be for employees to suppress invoices quantity of dispatch. अभी होता क्या है कि सेल्स मैनेजर कस्टमर के साथ मिल गया, कस्टमर के साथ मिलके उसने बोला कि भैया देखो, तुम अगर कंपनी से लोगे ना तो 1500 तुम्हें पड़ेंगे, तुम डायरेक्टली मेरे को 1000 रुपए दो, मैं तुम्हारे 500 माफ करवा दूंगा। ठीक है, अब ये तुम लोग ने पता नहीं, आई डोंट नो हैव यू गाइस एक्सपीरियंस दिस और नॉट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट अ लॉट इन द व्हेनेवर आई
choose a cab to go. It can be Uber, it can be Kareem, it can be InDrive, anyone. Sometimes what the driver does, he says that, see ma'am, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, हम आपको पिक भी कर लेगा, मगर आप जो है ना, आप मेरे को पूरा का पूरा 500 दे देना, ठीक है, हम आपको पिक भी कर देगा, लेकिन आप ऐप से नहीं करना। होता है ऐसा। तो वो 500 Yes, रुपए like क्या होता है, वो अपने पूरे उसके जेब में गया, वो कंपनी को नहीं मिलता। और कंपनी को शो क्या होता है, यही शो होता है कि बैड डेट ड्राइवर, बैड डेट कस्टमर था, भाग गया पैसे लेके, या चोरी हो गए रास्ते में, किसी ने मुझसे स्नैचिंग कर ली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी बहाना लगा सकता है। अब कौन जाके प्रूव करेगा, किसके पास इतना टाइम है कि, और हमारे पास कोई कोर्ट सिस्टम तो है नहीं कि जो जान जाके सू करें हम किसी को, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की चीजें होती हैं। सेल्स मैनेजर भी बाज़ औक़ात प्राइस कम करके, जो कंपनी के हिस्से में आना था प्राइस, वो पूरा का पूरा, कस्टमर को फायदा ये नजर आ रहा है कि उसकी प्राइस कम हो गई, कंपनी से लेने में तो उसको ज्यादा पड़ रहा है, तो कस्टमर का क्या जा रहा है। नेक्स्ट, अनदर एक्ट ऑफ कोल्यूशन माइट बी फॉर एम्प्लॉय to suppress invoices or under record quantities of dispatch goods on delivery notes। इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय मिला हुआ है कस्टमर के साथ। अगेन द कस्टमर वुड प्रोबेबली प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद अ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर डूइंग दिस। कस्टमर ने यहाँ पे ब्राइब की है, किसको, एम्प्लॉय को, कंपनी के एम्प्लॉय को। और यहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉय कस्टमर को क्या कर रहा है, एडवांटेज दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। तो बात समझ आ रही है। दोनों ही सिनेरियो में इसको हम क्या कहते हैं, कोल्यूशन। क्या कहते हैं मोहतशम, Collusion. कोल्यूशन विद कस्टमर्स। बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नाम से ही पता चल रहा है आपने घटिया क्वालिटी का माल भिजवाया है या फेक माल भिजवाया। पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड, ऐसे गुड्स के लिए आप पे कर रहे हो जो आपने रिसीव ही नहीं किए। यानी अब इस केस में सप्लायर का अमल दखल आ गया। अब आप सप्लायर से मिल रहे हो, या एज एन एम्प्लॉय आप सप्लायर से मिले हुए हो, या एज अ कस्टमर, इट ऑल डिपेंड्स कि फ्रॉड हो कहाँ है। नेक्स्ट, मीटिंग बजट्स, टारगेट परफॉर्मेंस मेजर्स। ऑफ कोर्स मीटिंग्स करने के लिए कोई बजट सेट होता है, टारगेट परफॉर्मेंस के लिए भी एक मतलब स्टैंडर्ड सेट होता है। तो उसमें किस तरह का गड़बड़ हो रही है, या उसमें किस तरह का फ्रॉड हो रहा है, जरा अलिशबा पढ़िए तो। Management team will readily agree that setting budget and goals is an essential part of planning and an important ingredient for success. However, such target can disguise fraud. In some cases, knowing that results are unlikely to be questioned once targets have been met, employees or management siphon off and pocket any profit in excess of the target. ओके, अब होता ये है कि अब कंपनी ने एक टारगेट दिया है कि आपने 100 यूनिट्स सेल करनी है एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर जाके सीनियर को बोलता है, देखें सर 100 तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आप देखें तो सही कितनी महंगाई हो रही है, आप देखें तो सही हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है, आप काइंडली इस टारगेट को दोबारा से कंसिडर कर लीजिए सर, ये तो बहुत, हमारे एम्प्लॉय सारे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैनेजर, सुपरवाइजर जो है वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, चलो शायद मैनेजर सही कह रहा है, सही बात है, कम कर देते हैं। तो वो 100 यूनिट से गिरा के 50 यूनिट्स पे ले आता है टारगेट को। अब टारगेट हो गया 50 यूनिट्स। हालांकि असली बात ये थी कि मैनेजर को पता है कि हम आसानी से 100 यूनिट सेल कर सकते हैं, मगर उसने जानते बूझते 50 यूनिट्स पे कहानी लेकर आया। क्यों? ताकि 50 यूनिट्स वो बेचेगा, कंपनी भी खुश हो जाएगी कि अरे वाह टारगेट अचीव। और जो ऊपर से, क्योंकि ये लोग आराम से बेच तो सकते हैं, जो ऊपर से ये लोग बेचेंगे तो वो लोग किस तरह बेचेंगे, ये कंपनी को पता भी ना चले। कस्टमर और उस पर्सन की, यानी मैनेजर की आपस में डीलिंग हो जाए। ओनर, सेठ साहब तो 2 महीने 6 महीने में एक दफा चक्कर लगाते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। मैनेजर भी मैं यहाँ हूँ, अकेली दुकान में मैं ही होता हूँ, और मेरे साथ एक अकाउंटेंट होता है, मिला लूंगा उसको। 50 जो हम एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, आधा उसका आधा मेरा, हम दोनों मिल जाते हैं, हमारा पैसा भी हो जाएगा, सेठ को भी नहीं पता चलेगा, सेठ भी खुश कि उसकी 50 की सेल पूरी हो रही है, हम भी खुश, हमें बोनस मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि किस किस लेवल की मैनिपुलेशन हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन एंड कैश फ्लोस।
भाई बैंक की रिकंसिलिएशन, बीआरएस, आप ये टॉपिक FA1 में शायद देखा हो या ना देखा हो, F3 में जरूर देखेंगे। बीआरएस का टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशंस एंड कैश बुक्स। कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन में क्या फर्क है? इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट इट? मिस कैश बुक बिजनेस मेंटेन करता है और बैंक रिकॉन्सिलेशन तो रिकॉन्सिलेशन होती है कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से मैच करने को हम बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, किस तरह की? जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं, लाइक कहीं भी कस्टमर से अगर पेमेंट आ रही है तो वो भी उसमें लिखेंगे, अगर वो किसी सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं तो वो भी लिखेंगे। Exactly. Any cash transaction, any credit transaction will be recorded in the cash book, and therefore मैनिपुलेशन करना, हेरा फेरी करना, आगे पीछे करना, डेबिट क्रेडिट का घपला करना, ये बहुत आम सी बात है अकाउंटेंसी की दुनिया में। अगर इसकी पनिशमेंट ना हो या ट्रांसपेरेंसी ना हो, गवर्नमेंट या कोई इदारा ऐसे लोगों को पकड़ के सजा ना दे, तो ये बहुत खुलेआम हो सकता है, और ये तो बल्कि नॉर्म बन सकता है, और बल्कि बन चुका होगा। नॉर्म, नॉर्मल होना किसी चीज का, नॉर्मलाइज होना कि अरे ये तो रूटीन का हिस्सा है। और इससे फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जा रहा, बल्कि इससे फायदा ये भी हो रहा है कि टैक्स, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के लिए ये सब भी हरकतें की जाती है। मिस यूज ऑफ पेंशन फंड्स और अदर एसेट्स। पेंशन फंड्स किसे कहते हैं अस्मा? मिस वो जो पेरोल पेरोल में जो हम पेंशन उनके लिए अलग करते हैं, एम्प्लॉय के लिए, जब किस उन एम्प्लॉय के लिए अलग करते हैं? जब वो लोग एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके लिए अलग करते हैं ना, कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको देंगे। कि जब वो रिटायर होंगे। जस्ट अ मिनट। जी, तो पेंशन बेसिकली उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो हमारे पास सालों से काम कर रहे हो और अब रिटायर होने वाले हों या रिटायर हो चुके हैं। तो पेंशन फंड्स उनके लिए। अब मिसयूज, ऑफ कोर्स एक फंड अलग से क्रिएट किया गया है ताकि पेंशन वहां डाली जाए उन लोगों के लिए। तो अब वो मिसयूज किया जा रहा है, यानी कि वो बोला जा रहा है कि हाँ हम तो पेंशन भेज रहे हैं फला फला एम्प्लॉय को, मगर वो पेंशन दरअसल उन तक पहुंच नहीं रही। और वो बेचारे बूढ़े, करेंगे भी तो क्या करेंगे बताओ? कुछ कर सकते हैं, कुछ उखाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उनको चुप कराना कितनी देर का काम? तो बच्चों बात समझ आ रही है कि फ्रॉड और करप्ट एक्टिविटीज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस इरादा अगर आपने बना लिया है तो फिर आपको मौके खुद मिलने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स टू एम्प्लॉइज। क्या मतलब है अस्मा? It may be possible for an employee to arrange to buy a company asset, a car for personal use. In this situation, there may be scope to manipulate the book value of the asset so that the employee pay below book value for it. This could be achieved by over depreciating the relevant asset. क्या कह रहे हैं? मिस मतलब कि कोई एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद ले हमारे एसेट को, और वो इस तरह खरीदे कि वो उसको ज्यादा डेप्रिशिएट कर दे ताकि उसकी वैल्यू कम लगे और कम पैसों में खरीद ले, एग्जैक्टली फिर कहीं और एम्प्लॉय भी। अपने ही कंपनी के एसेट्स को क्या कर सकते हैं, सस्ते में खरीद सकते हैं, बिलो द बुक वैल्यू खरीद सकते हैं, ये शो करके कि भाई ये तो बड़ी सड़ी हुई कंडीशन में है, ओवर डेप्रिशिएटिंग है। जो भी अंदर के बंदों से मिलकर ये अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान कर सकते हैं थ्रू बाइंग एसेट्स ऑफ द कंपनी
at lesser than their book value. Next, intentional misrepresentation of the financial position of the business. नाम से ही लग रहा है intentional, जानबूझ के misrepresentation, गलत बयानी किसकी, financial position of the business, statement of financial position, assets और liabilities को गलत declare करना. ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करना, क्या मतलब, क्या समझ आ रहा है बात से मोहतशम? मिस मतलब इन्वेंट्री को जो है मतलब उसकी मिस वैल्यूएशन होती है ना इन्वेंट्री की, तो मतलब मिस इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूएट कर देना कि मतलब उसकी जो हो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए. उसको अपनी हकीकी वैल्यू से ज्यादा का शो करना. किस तरह? रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके, किस तरह कस्टमर्स को डिलीवरी करके जिसमें आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, किस तरह रिटर्न्स टू सप्लायर विच मे नॉट बी रिकॉर्डेड, किस तरह ऑब्सोलीट इन्वेंट्री मे नॉट बी रिटन ऑफ बट रादर हेल्ड एट कॉस्ट ऑन दिस SOFP. किस तरह इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू दिखा सकते हैं? नंबर 1, मैनिपुलेशन इन द बुक्स, द रिकॉर्ड्स. नंबर 2, कस्टमर को डिलीवरी की है मगर रिकॉर्ड नहीं किया. नंबर 3, सप्लायर से माल वापस आया है मगर रिकॉर्ड नहीं किया. ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, पुरानी इन्वेंट्री हो चुकी है जिसकी अब मार्केट में कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो उसको राइट ऑफ नहीं किया. बात समझ आ रही है? आगे बढ़े. हाँ भाई, क्लास हो गई है? लोरी सुना नो, दूं? नहीं नहीं. इररिकवरेबल डेट तो कोई ना, हाँ ना ना, कोई जवाब ही नहीं आ रहा. क्या बात है, जब सो नहीं रहे तो जवाब दीजिए. इररिकवरेबल डेट पॉलिसी में नॉट बी इनफोर्स्ड. इररिकवरेबल डेट पॉलिसी का क्या मतलब है भाई अलिशबा? जो इरिकवरेबल डेट थे वो लिखे नहीं, या उनको ज्यादा शो कर दिया और उसमें मैनिपुलेशन कर दी. पढ़िए और समझाइए. Aged receivable who are obviously not going to pay should be written off. However, by not enforcing this policy, management can avoid the negative effect it would have on profit and net asset. क्या कह रहे? अच्छा, वो रिसीवेबल जो बहुत टाइम से नहीं रिसीव हुए हैं उनको अगर ना लिखें इररिकवरेबल डेट. देखें जी, होता क्या है, अब मैंने वसूल करने, मेरी कंपनी ने वसूल करने, फर्ज करें 1000 रुपए तमाम कस्टमर से, और मुझे ये बात पता चल चुकी है कि 1000 में से 200 तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये लोग जो हैं बैड डेट हो चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं रिसीवेबल्स, और प्लस ये खुद बैंकरप्ट हो गए. इनको जितना भी बोलो, इनकी गैरत सो चुकी है, ये नहीं वापस करने वाले पैसे, तो ये समझो मेरे डूब गए. तो अब मेरी कंपनी की वैल्यू क्या रह गई? 800. तो अगर मैं इसको 200 को ना शो करूं यानी कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, फिर क्या होगा? इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, तो फिर 800 की जगह मेरी कंपनी की वैल्यू 1000 शो होगी. यस और नो? तो इससे क्या शो होगा कि ओ, कंपनी तो बड़ी अच्छी है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, नेट एसेट्स भी अच्छे हैं, जबरदस्त. तो दे वुड बी एबल टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट्स, जो कि ऐसा अक्सर कंपनीज करती हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए. इररिकवरेबल डेट उन्हें वाजे तौर पे बताना चाहिए कि भाई इररिकवरेबल है, ये 200 नहीं मिलने वाले, बस खत्म हो गई बात, 800 रह गए हमारे पास. नेक्स्ट, फिक्टिशियस सेल्स. These can be channeled through the accounts in a number of ways. Fictitious sales, fake sales. Manipulation of year-end events. अब होता क्या है, 1 जनवरी 2023 खाता शुरू की, फ्रेश खाता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, सब कुछ आ गई 31 दिसंबर 23 एंड 31 दिसंबर 2023 जब हमें खाता क्लोज करना है, उसी दिन एक आग लग जाती है हमारे गोदाम में, वेयर हाउस में. अब एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या हमें ये शो करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं? बताएं. नहीं करना चाहिए.
मोहतशम करना आपको क्या चाहिए। लग रहा है? बिल्कुल करना यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कब हुआ है? 31 दिसंबर को। तो देयरफॉर ये 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बात डिस्क्लोज होनी चाहिए कि आखिरी तारीख को आग लगी थी। मगर क्या कंपनी चाहेगी ये डिस्क्लोज करना? नो। नहीं। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पूरा साल इतना अच्छा इमेज बन रहा है, इतना जबरदस्त कंपनी ने काम किया है, और बिल्कुल आखिरी तारीख को आग लग गई। से शेयर मार्केट में उनके प्राइस फौरन गिर जाएंगे, और जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान होगा। तो कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं करना चाहती, लिहाजा वो इस बात को हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इसको छुपाया जाए। ना मीडिया तक पहुंचे ये बात, ना स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, ना एफएस में इसको डिस्क्लोज किया जाए। तो मैनिपुलेशन ऑफ ईयर एंड इवेंट्स, इस आग को शो किया जाएगा, क्योंकि छुपा तो नहीं सकते ना फॉरएवर, मगर 2024 में शो कर दिया जाएगा, 2023 में नहीं। So that's manipulation. Cut-off dates provide management with opportunities for window dressing of financial statements. Cut-off date का क्या मतलब है कि हम कौन सी तारीख को आखिरी तारीख समझेंगे इस अकाउंटिंग पीरियड की। बहुत सारी कंपनीज 31 दिसंबर कहती हैं, बहुत सारी कंपनीज मार्च जून कहती हैं, बहुत सारी कंपनीज, हर कंपनी का अपना होता है कट ऑफ डेट्स। तो कट ऑफ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बाद वो अब नए अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा, पुराने में नहीं होगा। कट ऑफ डेट्स, डेडलाइंस, कट ऑफ डेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, ये सारे कट ऑफ डेट्स में क्या होता है, मैनेजमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू विंडो ड्रेस। विंडो ड्रेस एक नई टर्मिनोलॉजी है जो आपके सामने आई है। विंडो ड्रेसिंग करना, सजावट करना, या विंडो ड्रेसिंग करना कि वो कहते हैं ना फेक डेकोरेशंस। तो वो डेकोर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनको बहुत अच्छा लगता है, कट ऑफ डेट्स के साथ वो खेल सकते हैं। Sales made just before year end can be deliberately over invoiced, and credit notes issued with an apology at the start of the new year. This will enhance turnover and profit during the year just ended. Delay the recording of pre-year end purchases of goods not yet delivered can achieve the same objective. तो करना कुछ भी नहीं है, जो आपके 5 एलिमेंट्स है बिजनेस के, जिसमें कैपिटल आ गया, और क्या क्या है 5 एलिमेंट्स बताएं जरा। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, Asset, liability, capital, and इनकम, रेवेन्यू, income, expenses, and income and gains, expenses and losses. एक्सपेंसेस। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए। इनके साथ खेलना एक अकाउंटेंट खूब जानता है कि मेरा एफएस को मैं किस तरह खूबसूरत दिखा सकता हूँ, प्रॉफिटेबल दिखा सकता हूँ। तो मैं उस तरह से मैनिपुलेशन करूँ कि जिससे मैं पकड़ा भी ना जाऊँ। वो इस तरह की मैनिपुलेशन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं काम करते करते। अंडरस्टेटिंग एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को कम दिखाना, लेस दिखाना, इससे भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा शो हो जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फिगर्स, जिन चीजों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो कैलकुलेशन तो एक एस्टिमेट है ना, डेप्रिसिएशन तो वी कैलकुलेट एज एन एस्टिमेट। किसी को क्या वाकई में पता है? फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल लिया, ठीक है, फर्स्ट हैंड मोबाइल, अब आप उसको यूज कर रहे हैं और 1 साल के बाद बेचना चाहते हैं। 1 साल में आपने अपने मोबाइल को कितना यूज किया, क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो इन मॉनेटरी टर्म्स? नो मिस। स्पेसिफिकली बता सकते हो? प्रिसाइसली बता सकते हो? नो। तो कैसे बताओ? अंदाजतन, एस्टिमेट, कि हाँ मैंने 1 साल इसको यूज किया, 50,000 का फोन खरीदा था, तो डिप्रिसिएशन इस पे 10,000 तो हो ही गई होगी 1 साल में। तो अब कम से कम मैं मार्केट में जाऊं तो 40,000 का तो मैं बेचूं ना, मुझे 40,000 तो मिले ना इस फोन के। उसके बाद मार्केट आपको बताएगी कि इस फोन के 40,000 मिलेंगे भी या नहीं, ये मार्केट बताएगी कि डेप्रिसिएट कितना हुआ है 1 साल। तो दैट्स एस्टिमेट। किसी का एस्टिमेट कम ज्यादा हो सकता है, यस, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मेरे हिसाब से 10,000 कम हुआ है, आपके हिसाब से अरे नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मैंने तो यूज ही नहीं किया, 5,000 कम कर लो ना, 45,000 बिल्कुल सही है। आप इसका कंडीशन देख लो, कोई क्रैक नहीं,
कोई वो नहीं, कोई वो ग्लिच भी नहीं करता, हैंग भी नहीं करता, मेमोरी भी फुल है, स्पेस भी है। आप सारे उसके फायदे बता रहे होगे, तो आपके हिसाब से 5,000 डेप्रिसिएट होना चाहिए, मेरे हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएट होना चाहिए. So we can be manipulative about such estimates. Potential fraud. Alishba, what are the prerequisites for fraud? Alishba, are you there? Mohtasham, prerequisites. There are three broad prerequisites for preconditions that must exist in order to make fraud a possibility: dishonesty, motivation, and opportunity. Dishonesty, motivation, opportunity. तो prerequisites आ गए तीनों, preconditions आ गए कि fraud conduct होने के लिए dishonest होना जरूरी है बंदे का, मोटिवेट उसके लिए intention, motivation का क्या मतलब आ रहा है, intention, इरादा होना चाहिए, एंड opportunity भी होनी चाहिए. और मोटिवेशन को हम एज एन इंसेंटिव भी ले लें कि अगर मैं ये फ्रॉड कमिट करता हूं तो उसमें मेरा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज मोटिवेटिंग मी टू परफॉर्म दिस एक्ट. ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं. असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड. अस्मा. अस्मा. Sign of high risk fraud. Sign of high fraud risk include indication of lack of integrity, excessive pressure, poor control system, unusual transaction, and lack of audit evidence. So A, it is lack of integrity. B, it is excessive pressures. C, poor control systems, unusual transactions, lack of audit evidence. How can you assess or identify the fraud, the risk of fraud? Lack of integrity कैसे पता चलेगी? आपके इदारे में फ्रॉड ना हो, या आप एज अ ओनर आपको पता लगाना है कि कहीं मेरे इदारे में फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो आप क्या क्या सिम्टम्स की तलाश में निकलोगे, किन इंडिकेशंस की तलाश में निकलोगे? तो सिम्टम नंबर 1, लैक ऑफ इंटेग्रिटी. कुछ मैनेजर आपसे कुछ छुपा रहे, आपको सारी बात बता नहीं रहा, हिचकिचा रहे, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं देना चाह रहा, गोल मोल जवाब दे रहे हैं, आपको सर इधर इधर की टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहना रहे. लैक ऑफ इंटेग्रिटी. आपको पता चलना चाहिए, आपके जो अलर्ट हो जाने चाहिए एंटेनास, समथिंग इज फिशी. नंबर 2, एक्सेसिव प्रेशर्स. ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहे हैं, मिनिस्टर का प्रेशर आ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड है, कुछ दाल में कुछ काला है, ये मुझे इतना क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि पार्टी में आओ, पार्टी में आओ, पार्टी में आओ. भाई मैं क्यों जाऊँ पार्टी में, मेरा इतना इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट आया हुआ है, मुझे वो उतरवाना है, मगर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है. पुअर कंट्रोल सिस्टम्स. पुअर कंट्रोल सिस्टम्स, आपने अपने इदारे में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सही नहीं लगाए हुए, वो चल नहीं रहे, ऑपरेटिव नहीं है. सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं मगर बंद है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कोई उनको मॉनिटर नहीं कर रहा. कंट्रोल सिस्टम्स, आपने सिक्योरिटी के लिए वो कोई मशीन लगाई हुई है जो एंटर करते हुए मेटल डिटेक्ट कर, वो काम नहीं कर रही, वो 6 महीने हो गए खराब हुई भी है, किसी ने उसको मेंटेनेंस के लिए नहीं बुलवाया किसी को. पुअर कंट्रोल सिस्टम्स. आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन की एविडेंसेस नहीं है, जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे MA1 में और आपने FA1 में भी पढ़े होंगे, जिसमें कि इनवॉइस, रिसीट्स, गुड्स रिसीव नोट, डिलीवरी नोट, फलाना नोट, ढिमकाना नोट, डिस्पैच नोट, ये सारे नोट्स क्या है, ये एज अ एविडेंस आपको हेल्प आउट करते हैं. तो ये सारी चीजों की कमी है, या ये सारी चीजें फंक्शन नहीं करी, जिससे आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या हो जाता है, इंक्रीज. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. बैंक से अजीब और गरीब ट्रांजैक्शन हुई है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट जो आज तक नहीं गई, या आपके बैंक से सडनली 2-3 ट्रांजैक्शंस एक ही पर्सन के अकाउंट में गई है, जो कि ये पर्सन को आप जानते नहीं है. लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा, फ्रॉड को पकड़ने के लिए कोई ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा.
जिससे तो वाज़ेह फर्क हो जाता है कि कोई तो है जो फ्रॉड कर भी रहा है प्लस उसके सबूत भी मिटाता जा रहा है। राइट, मूविंग अहेड, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको देखते हुए आप ये अंदाजा लगा लें कि भाई कोई मसला है। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अस्मा, मोहतशम, कोई तो बोलो। मिस सर में दर्द हो रहा होता है, गला खराब होता है, बुखार हो जाता है। जिस वीकनेस होती है कुछ ऐसी कि ऐसी हिम्मत नहीं होती काम करने की जैसे पहले कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो ये सारे क्या है? सिम्टम्स है ना, समथिंग इज रॉन्ग। इसी तरह फ्रॉड एक बीमारी है किसी भी इदारे के लिए, और करप्शन एक बीमारी है किसी भी मुल्क के लिए। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? Be alert to circumstances that might increase the risk profile of a company, जिसमें changing operating environment, new personnel, new hiring हुई है, ये लोग reliable हैं कि नहीं है, क्या credibility है उन लोगों की, upgraded MIS management information systems, new overseas operations, rapid growth, new technology, new products, corporate restructuring। ये सब होने से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अरे हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इतनी इतना चेंज ला रहे हैं इदारे में, तो ये चेंज कहीं हम फ्रॉड को तो दावत नहीं दे रहे? कहीं इससे पोटेंशियल फ्रॉड तो नहीं नजर आ रहा छुपा हुआ इनके बीच में? तो इसके लिए भी आपको अलर्ट होना जरूरी है। बिजनेस के रिस्क क्या है, इसमें पढ़िए। A number of factors tend to crop up frequently as indicator of potential fraud situation. These can be categorized under the business and personal risk. Um, Profit level margin deviating significantly from industry norms. A number As the rule of नहीं बस a number of factors tend to crop up frequently as indicators of potential fraud situations. These can be categorized under business and personnel risks. Of course, potential fraud situation तो कहीं भी आ सकती है, तो उसको हम कैटेगराइज किस तरह कर रहे हैं? बिजनेस रिस्क में और पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क यानी कि एम्प्लॉइज बेस्ड, ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस रिस्क में क्या आ रहा है भाई? प्रॉफिट लेवल्स, मार्जिन्स डिविएटिंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंडस्ट्री नॉर्म, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रॉफिट तो 15% और 20% के दरमियान है, आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली 35% कैसे हो रहा है या 40% कैसे हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला। मार्केट ओपिनियन, ओपिनियन क्या है मार्केट का आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके कंपनी के लीडर के बारे में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपके इदारे का स्ट्रक्चर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, नैरो है, शैलो है, शॉर्ट है, टॉल है, किस तरह का इदारा है? पर्सनल रिस्क, पर्सनल रिस्क यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड रिस्क, जिसमें सीक्रेटिव बिहेवियर, आपके एम्प्लॉयज का सीक्रेटिव बिहेवियर है। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है आपके डायरेक्टर्स का, बहुत एक्सपेंसिव। आप सोच रहे हैं भाई इतनी सी जॉब की इतनी सी तनख्वाह में इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे गुजार रहे? लॉन्ग आवर्स और अनटेकन हॉलीडेज, लंबी लंबी छुट्टियों पे जा रहे हैं। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, भाई ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट स्टाइल प्लस इसमें एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसी एक मैनेजर का या डायरेक्टर का, कोई एक खाली वो कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, चला रहे इदारे को। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लो स्टाफ मोराल। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है कि भाई जो ड्यूटीज हैं उनकी जो सेग्रीगेशन है वो नहीं हुई थी, यानी कि जो चेयरमैन और सीईओ को डिफरेंट होना चाहिए वो दोनों सेम है, असिस्टेंट को और हेड को या मैनेजर को डिफरेंट होना चाहिए, वो दोनों सेम है, वो असिस्टेंट का भी काम कर रहे हो, मैनेजर का भी काम कर रहे हैं। तो जिससे क्या पता चलेगा कि भाई या तो ये रखना नहीं चाह रहे, इनके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये कम से कम एम्प्लॉयज में काम करना चाह रहे हैं। लो स्टाफ मोराल, स्टाफ का मोराल कम है, जिससे पता चल रहा है कि फ्रॉड, मोटिव फॉर फ्रॉड इज रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द फर्म। बेसिकली जब एम्प्लॉयज खुश नहीं होते अपने इदारे के साथ, कंपनी के साथ, तभी वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि हम कोई
गड़बड़ करें, हम फ्रॉड करें, हम कंपनी को लूटें, नोचें, खाएं। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी से खुश नहीं होते, कंपनी ने उनका कुछ बिगाड़ा होता है जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहते हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर कंप्यूटर फ्रॉड। ऑफ कोर्स आजकल के जमाने में कंप्यूटर फ्रॉड तो बहुत इजीली हो सकता है। कंप्यूटर हैकर्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजमेंट टीम, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, नीड ऑफ ईज ऑफ एक्सेस एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम्स। पासवर्ड्स जो भी हैं वो लीक हो जाते हैं, बहुत सिक्योर सिस्टम नहीं होता, सिस्टम में वायरस घुस सकता है, हैकर हैक कर सकता है, तो ये आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब रिस्क पर आ सकती है। ठीक है, अच्छा अब ये जरा इम्प्लीकेशंस पढ़िए और आपने मुझे समझाना है। जी पढ़ लिया। यस मिस। क्या है इम्प्लीकेशन Yes. फ्रॉड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? मिस मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मतलब मिस प्रॉफिट जो है जितने होने चाहिए उससे कम होते हैं, कम कैश होता है मिस, और मतलब कि मिस वर्किंग कैपिटल बहुत कम हो जाता है, तो मिस उससे कंपनी जो है वो इफेक्टिवली जो है और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। और मिस सीरियस केसेस में मिस जो है ना कंपनी जो है कोलैप्स भी कर जाती है, मतलब बैंकरप्ट भी हो सकती है फ्रॉड की वजह से मिस सिर्फ। और मिस मिस इंटरनेशनल इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन मिस, उसमें जो है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मतलब वो जो एक्चुअल व्यू नहीं देती, मतलब जो एक्चुअल में होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो मतलब वो गलत उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती है। और मिस उसको मतलब अपनी तरफ से जो आर्टिफिशियली इनहेंस्ड और मतलब अपनी डिफरेंट जो एडिशन होते हैं मतलब उसके अंदर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सही। तो रिजल्ट्स, अब क्या होता है, फ्रॉड की वजह से कंपनी को खासा नुकसान होता है, हर तरह का नुकसान होता है। अगर रिजल्ट्स ओवरस्टेट किए गए हैं फ्रॉड के नतीजे में तो भी बहुत नुकसान होता है, रिजल्ट्स अगर अंडरस्टेट किए गए हैं तो भी बड़ा नुकसान होता है, और वो सारे नुकसान आपने पढ़े भी और मोहतशम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। सिस्टम्स फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, भाई सिस्टम्स लगाने चाहिए डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड को। वो तो जाहिर है हर कंपनी ये चाहेगी कि मेरा इदारा महफूज रहे, सेफ रहे, हर ओनर यही चाहेगा। तो जिसके लिए मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर, एक तो रिस्क एंड साइंस,
हर इंसान चाहता है ना उसकी हेल्दी बॉडी रहे, वो कभी भी बीमार ना पड़े, वो बूढ़ा होके भी वो बहुत जवान जैसा फील करे, फिट रहे, एनर्जेटिक रहे, और उसको सांस उसका ऊपर नीचे ना हो। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिस्क। रिस्क को मतलब ही हैज टू बी अवेयर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसको किस किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, साइंस क्या होंगे, सिम्टम्स क्या हैं। अगर बॉडी कोई सिम्टम दे रही है तो फौरी तौर पे उसको सुना जाए, उसको एड्रेस किया जाए, ना कि उसको इग्नोर किया जाए। तो इसी तरह इदारा भी ऐसे नहीं होता कि रातों रात बैंकरप्ट हो जाए, वो सिम्टम्स दे रहा होता है, अलर्ट कर रहा होता है मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को कि ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। छोटी मोटी चीजों से पता चलना शुरू हो जाता है, हत्ता कि उसको इग्नोर करते 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 कि वो एक बड़ी फ्रॉड की शक्ल लेकर बैंकरप्ट की तरफ चला जाता है। अच्छा, जब फ्रॉड के सिम्टम सामने आए तो उसको डिटेक्ट और इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत जरूरी है, और फिर उसको जड़ से निकालना भी बड़ा जरूरी है। रीजंस क्या हो सकते हैं फ्रॉड के? ये हमने पहले भी देखा कि मैनेजमेंट मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हाई फ्रॉड्स माइट अराइज, कि भाई ऐसी नौबत आने ही मत दो कि लोग जो है फ्रॉड करने लग जाएं आपकी कंपनी में। आप ऐसी नौबत क्यों लाने दे रहे हो? जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि अगर एम्प्लॉयज खुश नहीं है अपनी कंपनी से तो वो कुछ ना कुछ कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उससे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अच्छा, फिर पढ़िए, ये पॉइंट्स पढ़े और फिर मुझे समझाइए। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैंने आपको कहा कि ये पढ़ें रीजंस फॉर फ्रॉड, एंड फिर आपने समझाना है। पढ़ लिया आपने? नहीं मिस, वो आपकी आवाज नहीं आई थी, अब मैं पढ़ पढ़ रहा हूँ मिस। ओ, रीजंस फॉर फ्रॉड एंड रीजंस फॉर पुअर कंट्रोल्स, ये दोनों पढ़ के फिर मुझे समझाएं।
जी मोहतरम। मिस रीजंस जो हैं वो मतलब कि फ्रॉड जो है वो मतलब लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते हैं, मतलब मिस उससे मतलब डिटेक्ट हो सकता है कि मतलब मिस कंपनी जो है वो इतने कम प्रॉफिट क्यों कमा रही है। और मिस कंपटीशन जो है वो इतना हाई होता है, और मिस और मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब रिजल्ट्स जो है वो मैनिपुलेटेड है। और मिस फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस में ऑल्सो रिस्क ऑफ फ्रॉड, मतलब मिस पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं कि मतलब कि डोमिनेंट मैनेजर्स को अथॉरिटी दी हुई है, और मिस मतलब कि उन्होंने मतलब कोई इसमें कुछ गलत सलत कर दिया कुछ मैटर्स। और मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मतलब मिस उसके लैक ऑफ सुपरविजन का एक बहुत बड़ा मतलब मिस मसला होता है कि मतलब अगर लैक ऑफ मतलब सुपरविजन सही से नहीं किया गया तो मतलब मिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब वो उसने कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। मतलब मिस बिजनेस स्ट्रेटजी अगर वो सही से अगर उन्होंने नहीं अपनी फॉलो की, कोई बिजनेस स्ट्रेटजी उन्होंने नहीं प्लेस की, तो मतलब मिस उससे भी जो है वो रीजन हो सकता है मतलब फ्रॉड का। तो मतलब इस सही बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है तो मतलब इस मतलब के जो अ, उनका जो मेन मकसद है वो मतलब मिस अचीव नहीं हो पाएगा। एंड मिस चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस मीन्स के मतलब के जो inadequate result business inadequate as a result of changes in the business, particularly changes in technology or the internal organization। मतलब इस बिजनेस जो है मतलब वो सही से उसने टेक्नोलॉजी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका सही से मतलब अ, अगर यूज़ नहीं किया हुआ तो मतलब मिस ये भी रीज़न हो सकता है कि मतलब फ्रॉड का। राइट। सो रीजंस फॉर फ्रॉड, यानी फ्रॉड होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो नंबर वन, कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए मतलब मशहूर होता है कि फला इंडस्ट्री में तो बहुत फ्रॉड होता है। जैसे कुछ अर्सा पहले स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा मशहूर हो गया था, या स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स वगैरह बहुत पागल बनाते हैं, और मतलब स्टॉक एक्सचेंज बहुत रिस्की है, हर बंदे को नहीं घुसना चाहिए, तो इस तरह की बातें होनी थी। इसी तरह इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में बड़ा मशहूर, वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, तो उनका नाम ही इतना बुरा हो चुका होता है कि दे आर फेमस फॉर फ्रॉड। जैसे हमारे पास एक चौरंगी का नाम है, लंडी कोतल चौरंगी। उसको लंडी कोतल नहीं बोलते हैं, सब लोग चोर चौरंगी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इट हैज गॉट फेमस कि वहाँ चोर है, या वहाँ जो लोग हैं वो जो फल बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं तो वो बहुत चोरी करते हैं, वो ज्यादा हाई रेट देते हैं। So this is sometimes it becomes famous for some kind of industries, and therefore it becomes, matlab easy to manipulate the results. नेक्स्ट, बिजनेस में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। बिजनेस कैसे बढ़ा सकता है? पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करके। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, लैक ऑफ सुपरविजन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रेटेजी फैक्टर्स, इदारे को पता ही नहीं उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इदारा खुद बहुत वीक इदारा है, उसको अपना मिशन नहीं पता, उसको अपना विजन नहीं पता, तो देयरफॉर चांसेस ऑफ फ्रॉड इंक्रीजेस। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, हालात, मुल्क के हालात खराब होने की वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे लोग क्या कहते हैं, एक दफा का वाकया था, कोई न्यूज चैनल पे आ रहा था कि कोविड की वजह से शॉर्टेज हो गई थी दाल चावल आटे की। तो यूएस वगैरह में दिखा रहे थे कि वहां पे शॉर्टेज होने की वजह से, या एक होता है ना एंटिसिपेशन, कि पता नहीं लॉकडाउन कितने दिन का होगा, हम सब भूखे मर जाएंगे, अभी से सारा सारा माल जो है अपने घर में जमा कर लो, ज्यादा ज्यादा खरीद लो। तो बहुत सारे लोग पागलों की तरह ग्रोसरी स्टोर्स से भर भर के सामान, भर भर के टिश्यू रोल, भर भर के फजूल की चीजें जो है ना लेकर आ रहे थे, स्टॉक कर रहे थे। तो ये जब स्टॉक कर रहे थे तो हुआ ये कि सुपरमार्केट्स में शॉर्ट पड़ने लगी चीजें, कम पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सप्लायर तो माल बना ही नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग सारी रुकी हुई है। कोविड की वजह से सब चीज लॉकडाउन है, ना फैक्ट्रीज चल रही है ना कुछ, और प्लस जो है सारा माल पीछे से सप्लाई शॉर्ट है। तो जो एग्जिस्टिंग सुपरमार्ट्स थे, वहाँ क्या हुआ कि लोगों में ऐसा पैनिक फैला, भगदड़ मच गई, और जो शरीफ इंसान भी था ना, ऑनेस्ट शरीफ, जो सारी उम्र क्रेडिबिलिटी और मतलब, वो भी भाग भाग के इन स्टोर से चीजें चुराने लगा, डकैती करने लगा, चीजें छीनने लगा। तो ये क्या हुआ? चेंज इन सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले, ऐसा मैनिपुलेट किया न्यूज वालों ने
आम आदमी के दिल में इतना डर बिठा दिया कि भाई ये कोविड तो लॉकडाउन और पता नहीं कब तक, और हम मर जाएंगे, और अगर हम कोविड से नहीं मरे तो हम भूखे मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ खाने को नहीं बचेगा, तो ये तो वो तो फलाना तो ढिमकाना। Then certain areas, for example, cash sales are normally high risk. Of course कि जहाँ पे कैश सेल्स होती है वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक 50 रुपए जेब में डाल लिए, एक 5,000 का नोट जेब में डाल लिया। तो वो जो कैश काउंटर पे जो लोग होते हैं उनकी कब नीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं। और सीसीटीवी को धोखा देना कोई बड़ी बात तो नहीं है, या किसी और इंसान को धोखा देना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब you can do it, right? You can dodge the control systems, you can dodge your supervisor, you can dodge the systems. Yes, for a short time, for a temporary period. You cannot do that for a long time. You cannot escape your bad actions or evil actions. Reasons for poor controls. Asma. Control will not function well if there is a lack of emphasis on compliance or a lack of understanding of why the control are required, how they should operate, and who should be operating them. Staff problems such as understanding and poor quality or poorly motivated staff can impede the operation of control. Changes in senior personnel can lead to a lack of supervision during the transition period. Emphasis on the autonomy of operational management may lead to control being bypassed. जी, तो क्या कह रहे हैं? रीजंस क्या है पुअर कंट्रोल्स के? किसी इदारे में कंट्रोल सिस्टम मजबूत नहीं है, क्यों? हाँ, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू। कंट्रोल किसी भी इदारे के सही नहीं है, वीक है, क्यों? इसका मतलब है लैक ऑफ एम्फोसिस ऑन कंप्लायंस, यानी कि आपको पता ही नहीं कि कंट्रोल सिस्टम को कैसे मेंटेन या ऑपरेट करना है, आपके इदारे को पता ही नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपको पता ही नहीं है और आपको उसकी अहमियत का भी नहीं पता। अहमियत का पता होना, प्रायोरिटी लिस्ट में होना, और उसकी सूझबूझ होना, समझ होना, ये दोनों डिफरेंट चीज। तो ना अहमियत है ना सूझबूझ है, तो जिसकी वजह से पुअर कंट्रोल सिस्टम्स हैं। स्टाफ प्रॉब्लम्स, स्टाफ को नहीं पता, स्टाफ जो है अंडर स्किल्ड है, अंडर स्किल्ड है, अंडर ट्रेन्ड है, उसको पता नहीं, जाहिल है, गवार स्टाफ है, उसको कंट्रोल सिस्टम्स को ऑपरेट करना नहीं आता, जिसकी वजह से देर आर पुअर कंट्रोल सिस्टम्स। चेंजेस इन सीनियर पर्सनल चेंज हो गया है, जिसकी वजह से चेंज होने के दौरान देर इज अ पीरियड कि जिसमें कोई सुपरविजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जाहिर है गैप आ जाता है 15-20 दिन का, एक महीने का, तो उन दिनों में किसी ने नजर नहीं रखी तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो गए? वीक हो गए। एम्फोसिस ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट की जो ऑटोनॉमी, उस पे जो तवज्जो और जो एम्फोसिस डाली जा रही है, मे लीड टू कंट्रोल्स बीइंग बाईपास्ड। क्या मतलब है इस बात का? कि आपने अपने लेमैन को, अपने एम्प्लॉई को, अपने लेबर तबके को अथॉरिटी दे दी है कि वो जैसे चाहे काम करे, मगर दिन का 100 यूनिट बना के दे। तो लेबर 100 यूनिट तो बना के दे देगा, मगर फिर वो जैसे चाहे काम करेगा, वो कंट्रोल्स पे तवज्जो नहीं देगा, वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएगा, वो जब 100 यूनिट्स पूरे हो गए वो उसको रिकॉर्ड खाते में नहीं लिखेगा, वो साइन नहीं करेगा कब आया कब गया, उसने छुट्टियां कितनी ली। तो ये सब जब आप उनके ऊपर छोड़ दोगे तो फिर वो ये कंट्रोल्स को क्या करेंगे? बायपास करेंगे। और बायपास करने के नतीजे में जो कंट्रोल सिस्टम के वजह से, मौजूदगी की वजह से एक इदारे में मजबूती आती है, फ्रॉड कम से कम हो उसका मेक श्योर किया जाता है, वो चीज आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, जनरल प्रिवेंशन पॉलिसीज। मोहतशम। Prevention policies include emphasis on ethics and personnel एम्फोसिस, and प्लीज training. इसको करेक्ट कर लीजिए, एम्फोसिस। Emphasis on ethics and personnel and training procedures, controls within particular business areas such as segregation of duties and documentation requirements also significant.
तो ethics number 1, number 2 personnel and training procedures, number 3 segregation of duties and number 4 documentation. ये 4 चीजें जो है प्रिवेंशन पॉलिसी के तहत हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट फ्रॉड। आई होप ये चारों चीजें आपको मालूम है और समझ आई नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, डिटेक्ट करना है फिर प्रिवेंट करना है। डिटेक्ट यानी पकड़ना है, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको पकड़ो, सजा दो, नौकरी से निकालो, पिनलाइज करो, ताकि दूसरे लोगों को इबरत मिले कि भाई वो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 दफा सोचे। Internal controls. Controls must be developed in a structured manner, taking the whole spectrum of risk into account and focusing on the key risks identified in each area of the business. Physical control, segregation of the duties, ये सब controls के तरीके हैं बेटा। इसमें से कोई चीज ना समझ आए तो पूछना। फिजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होती है, ऑथराइजेशन पॉलिसीज, कस्टमर सिग्नेचर्स, using words rather than numbers, documentation, sequential numbering, dates, standard procedures, holidays, recruitment policies. इसमें से कोई बात जो ना समझ आए वो पूछें। कंप्यूटर सिक्योरिटी, मैनेजर एंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है मैनेजर की और स्टाफ की जिम्मेवारियां क्या है। अस्मा, Manager and staff should be aware of their responsibility to help in detecting fraud. Fraud detection is also helped by having information readily available and allowing whistleblowing. एंड अलाउ If fraud is to बस मैनेजर्स एंड स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ द जिम्मेदारियों से अवेयर रहें, फ्रॉड को डिटेक्ट करें, फ्रॉड को पकड़वाएं, इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल एंड अलाउ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का क्या मतलब है मोहतशम, याद है आपको? मिस बताया था आपने वो विसल ब्लो का मतलब मिस अलर्ट कर देना। अलर्ट कर देना, शाबाश। अलर्ट कर देना, किसको अलर्ट कर देना? क्रिमिनल को अलर्ट कर देना कि तुम्हारे पीछे लोग आने वाले। टू अलर्ट द क्रिमिनल। अगर आप क्रिमिनल को अलर्ट कर रहे हो, विसल ब्लोइंग कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हो उसका क्राइम छुपाने में, उसको बचवाने में। यस और नो? तो ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि अलाउ करें? मिस ताकि वो नहीं करें ये काम। अलाउ करते हैं विसल ब्लोइंग करना तो तभी तो वो पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि गलती हो जाती है जल्दबाजी में। समझ रहे हैं आप? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मोहतशम है, ठीक है, मैं इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, मोहतशम है, मोहतशम ने चीट किया है, ठीक है, एग्जामिनेशन में चीट किया, और मुझे पता है कि वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो मैं मिली भी हूँ, मैं एज अ टीचर उसके साथ मिली भी हूँ। मैंने कहा बेटा मैं जो हूँ ना इन्विजिलेशन में होंगी, ठीक है, इन्विजिलेशन में मैं होंगी आपके साथ, तो अगर जैसे ही कोई और एग्जामिनर आएगा तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप फिर उसको चीटिंग नहीं करना, आप सीधा सीधा अपना कंप्यूटर पे टाइप करने लग जाना। तो मोहतशम और मेरी सेटिंग बन गई है, तो मैं मोहतशम को क्या करती हूँ, अलर्ट करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, विसल ब्लो कर। अब जब मैं मोहतशम को अलर्ट करती हूँ ना, तो मोहतशम पैनिक हो जाता है। मोहतशम क्या, कोई भी उसकी जगह होगा तो वो थोड़ा सा पैनिक करेगा कि अरे अरे कोई आ रहा है मेरे पीछे, अरे 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 किसी ने देखा तो नहीं। और वो पैनिक में कोई ना कोई मिस्टेक करेगा, वो क्रिमिनल कोई ना कोई मिस्टेक करेगा, और जिससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी फ्रॉड डिटेक्शन में। बात समझ आ रही है? यस मिस। आगे बढ़ते हैं। If fraud is to be detected, it is important that everyone involved in detection should be aware of their responsibilities. Operation staff को पता होना चाहिए, ऑपरेशन मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, how he should alert for petty fraud. फाइनेंस स्टाफ को अपना पता होना चाहिए, अनयूजुअल आइटम्स या ट्रेंड्स पे उसको नजर रखनी चाहिए। पर्सनल स्टाफ को पता होना चाहिए साइंस ऑफ डिसकंटेंट, लो मोराल के एम्प्लॉइज नाखुश तो नहीं हो रहे। इंटरनल ऑडिट स्टाफ को पता होना चाहिए कि भाई सिस्टम या कंट्रोल में कोई कमी तो नहीं है।
एक्सटर्नल ऑडिट स्टाफ को पता होना चाहिए कि भाई हाउ टू असेस द रिस्क, मटेरियल इम्पैक्ट क्या होगा इसका एफएस पे, और कंट्रोल्स वीक हैं तो हम रिपोर्ट करें। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड ऑल्सो, मतलब इनको रखा ही क्यों जा रहा है, इसीलिए ताकि दे कैन पिन पॉइंट एक्ट ऑन साइंस ऑफ डिसऑनेस्टी। अच्छा, अब Yes, ma'am. विसल ब्लोइंग ना दोनों तरह से, एक तो मैं एज अ टीचर आपको अलर्ट कर रही हूँ कि भाई कोई आ रहा है, छुप जाओ, कोई आ रहा है, रुक जाओ, ठीक है। और मैं एज अ टीचर आपको अलर्ट कर रही हूँ, बेटा चीटिंग नहीं करना, पकड़े गए तो पूरा करियर तुम्हारा स्पॉइल हो जाएगा एसीसीए में। तो क्या हो रहा है, मैं विसल ब्लो कर रही हूँ दोनों तरह से। एक वो विसल ब्लो है कि जिसमें मैं क्रिमिनल को बचा रही हूँ, और एक वो विसल ब्लो है कि जिसमें मैं क्रिमिनल को अलर्ट कर रही हूँ कि बेटा तुम ये सोचना भी मत ऐसा करने की, अपनी जिंदगी तबाह कर बैठोगे। और फिर मैं उसी बात को अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को या जो भी मैनेजमेंट है उसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कि देखें इस साल जो है ना 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर प्लान बनाया चीटिंग का, जिन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे, तो आप लोग अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने विसल ब्लो किसको कर दिया, अपनी मैनेजमेंट। तो विसल ब्लोइंग एक अमल है जो किसी भी तरह किया जाए तो फिर आप उसको नेगेटिव और पॉजिटिव उसी तरह कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉड ऑफिसर कौन होता है भाई, अस्मा पढ़िए। Many large organizations have appointed a fraud officer who is responsible for initiating and overseeing fraud investigation, implementing the fraud response plan, and for any follow-up action. The fraud officer should be able to talk to staff confidentially and be able to provide advice without consulting senior manager. क्या है, नंबर 1 इनिशिएट करें, ओवरसी करें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, जी इम्प्लीमेंट करें फ्रॉड रिस्पांस प्लान, कोई फॉलो अप एक्शंस हैं तो वो करें। फ्रॉड और ऑफिसर शुड बी एबल टू टॉक टू स्टाफ कॉन्फिडेंटली एंड बी एबल टू प्रोवाइड एडवाइस विदाउट कंसल्टिंग सीनियर मैनेजमेंट। ये 6 काम फ्रॉड ऑफिसर को आने चाहिए। क्या क्या काम है मोहतशम, रिपीट कीजिए। Miss initiating, overseeing fraud investigations, implementing the fraud response plan, any follow-up actions, talk to staff confidentially, provide advice. Right. Next, availability of information. It is, of course, important that information should be available to enable management to identify signs of actual fraud or of an environment where fraud may occur. Number 1, Mohtasham. Cost and management accounting systems should provide promptly information and sufficient details to enable management to identify parts of the business whose performance is out of line with expectations. Actual results should be compared with budgeted results and explanations sought for significant variances. Personal procedures such as staff meetings, appraisals, and exit interviews may indicate low morale of staff who are under undue pressure. Lines of reporting should be clear. Staff should know to whom they should report any suspicions of fraud. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई पॉइंट Yes, जो ना ma'am. समझ आया? Yes. ओके, विसल ब्लोइंग का डिटेल में है, ये आप पढ़ लीजिएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड में हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट करने होंगे। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर शुड बी डिजाइन्ड विद द फॉलोइंग एम्स इन माइंड। नंबर 1, एस्टैब्लिशिंग द एक्सटेंट ऑफ द लॉस, किस हद तक नुकसान हो रहा है, एस्टैब्लिशिंग हाउ द फ्रॉड अकर्ड and considering who else may have been implicated in the fraud. Assessing whether the fraud was not detected because existing controls were not operating properly or whether existing controls would have been unlikely to prevent or identify the fraud. तो ये 4 पॉइंट्स है जिनको जहन में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर डिजाइन करना चाहिए। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ द लॉस। नंबर 2, कैसे हुआ फ्रॉड। नंबर 3, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसके मतलब एक पैसे का नुकसान होता है, उसके अलावा और क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। एंड चौथा, कि whether fraud was not detected because
कंट्रोल्स जो थे उनमें कमी थी, या फिर मैनेजमेंट मिली हुई थी, वो चाहते ही नहीं थे फ्रॉड को डिटेक्ट करना। तो ये सारी बातें हमने देख ली। इवॉल्विंग कंट्रोल सिस्टम, यानी ऑब्वियसली अपग्रेड करें अपने कंट्रोल सिस्टम्स को, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ हर चीज को बेहतर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, भाई किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर्स। इंश्योर, पढ़िए मोहतशम। Ensure that the activities of the entity are conducted honestly and that its assets are safeguarded. Establish arrangements to deter uh, fraudulent or other dishonest conduct and to detect any that occurs. Ensure that to the best of their knowledge and belief, financial information, whether used internally or for financial reporting, is relatable. इज Is रिलायबल। reliable. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का भी एक अहम किरदार है फ्रॉड को पकड़ने में, तभी तो ऑडिट करवाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? अस्मा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम आ चुके हैं। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? में जो ब्लैक मनी होती है उसको हम व्हाइट करके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जिस मनी को इलेजिटिमेट सोर्सेस से कमाया जा रहा है, यानी इलीगल सोर्सेस से, जराए से कमाया जा रहा है, उस पैसे को वाइट करने के लिए हम उसको बहुत प्रोसेसेस से गुजारते हैं। और वो उन प्रोसेसेस का क्या नाम है? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ। Oh man, that's sad. But how is it possible? मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 फेजेस। नंबर 1 प्लेसमेंट, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट यानी पहले पैसे को उठा के, अब यहाँ पे ब्लैक से कमाया, तो ब्लैक से उठा के कहीं तो रखोगे ना, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। एक्स जगह पे रख दिया आपने, आपने अपने बिजनेस में घुसा दिया, या आपने अपने बीवी के अकाउंट में डलवा दिए। फिर आपने वहां पे छोड़ना नहीं है पैसे को, फिर उसको लेयर करना है। और लेयर करने के लिए आपने उस पैसे को कभी यहाँ, कभी वहां, कभी अपने भाई के अकाउंट में, कभी दुबई, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी बिजनेस, कभी कुछ, कभी कुछ, और इतनी दफा उसको घुमाया, लेयर कर दिया कि अब अगर यहाँ से कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रांजैक्शन को ढूंढने निकलेगा, तो वो बेचारा यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा। बस इससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि और वो कुछ आगे इन्वेस्टिगेट करे। वो बोलेगा ठीक है, अच्छा भाई, सही है, सही पैसा। वो एक जगह आके सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इतना लेयर करो, इतना घुमाओ कि वो, कोई उसको अगर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहे तो उसके एक्चुअल सोर्स तक ना पहुंच सके। एंड देन इंटीग्रेशन, फाइनली जब इतनी लेयरिंग करने के बाद इस पैसे को कहाँ दोबारा डालना है? एक्स में डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको घुमा दो, व्हाइट में तब्दील कर दो। सो ये 3 स्टेजेस है। मोहतशम, पढ़िए प्लेसमेंट। This is the initial disposal of the proceeds of the illegal activity into apparently legitimate business activity or property. Examples: smurfing, whereby small amounts are banked with a number of institutions in order to avoid suspicion and anti-money laundering reporting requirements. नेक्स्ट, Layering. This involves the transfer of nonies from business to business to place. ट्रांसफर ऑफ मनी। Okay, wait, sorry, money. This was okay. From business to business or place to place, conceal the original source, example, under or overvaluing invoices to disguise the movement of money. Integration. Having been layered, the money has the appearance of legitimate funds, example, an individual may use cash to gamble at a casino and receive a check for any winnings. This check can then be banked as proceeds from gambling, regardless of the original source of the money. राइट, ठीक हो गई ये सारी कहानी। रोल ऑफ द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, FCA सोर्स बुक इज वन सोर्स ऑफ रूल्स। किस चीज के रूल्स हैं भाई?
which apply to investment firms. बस इसका नाम ही पता होना चाहिए, वही बड़ी बात है. There is legal requirement for organizations to take the following actions: to set up procedures, establish accountabilities for senior individuals to take action to prevent money laundering, to educate staff and employees about the potential problems of money laundering, to obtain satisfactory evidence of identity where a transaction is for more than 15,000 euros, to report suspicious circumstances, not to alert persons who are or might be investigated for money laundering, to keep records of all transactions for 5 years. तो ये सारे क्या हैं? Actions which need to be taken by the organization. इसमें से कोई action जो ना समझ आया हो? अंडरस्टूड है. कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, तमाम रूल्स को कंप्लाई करने की कॉस्ट होती है डेफिनेटली. क्यों? Why do you think there is a cost of compliance? मोहतशिम. मिस ताकि मतलब वो ना हो सके कोई फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आप अगर स्टूडेंट हो स्कूल के, तो आपको स्कूल के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कंप्लाई करने हैं. तो रूल्स को फॉलो करने के लिए या कंप्लाई करने के लिए आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. तो मेरा ये सवाल है कि कैसे, मतलब रूल्स फॉलो करने में कैसी कॉस्ट? मिस क्योंकि हमें कंट्रोल लगाना पड़ेगा, तो उस कंट्रोल की भी तो कॉस्ट आएगी, और फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी. एग्जैक्टली. और कुछ एक्स्ट्रा हमें, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि फ्रॉड ऑफिसर, तो फ्रॉड ऑफिसर रखेंगे तो उसकी भी कॉस्ट आएगी. वेरी गुड, शाबाश. जब तुम एक्सपर्ट्स को रखोगे, हायर करोगे, जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हों, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हों, जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हों, या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के एक्सपर्ट्स हों, या कंट्रोल सिस्टम्स लगाने के एक्सपर्ट्स हों, तो जाहिर है कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना आपको. आपको उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी. तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस. आपको कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करना है तो उसके लिए आपके ऊपर थोड़ा सा खर्चा वर्चा आपका आएगा. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है? ये एक बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विच डेवलप्स एंड प्रमोट्स पॉलिसीज at national and international levels to combat money laundering and terrorist financing. इन दोनों चीजों से लड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बचने के लिए नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल में भी कौन बॉडी है जो काम कर रही है? FATF. कौन है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये भी क्या करती है? ये भी इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व है इन एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. यानी मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा क्राइम माना जाता है कि हर इदारा इसको रोकने के लिए इसमें इन्वॉल्व है. लेकिन मिस IMF तो वो देता है ना, लोन देता है, तो वो हाँ, बैंक कैसे? है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग बैंक है जो इंटरनेशनल कंट्रीज को देता है. लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी, पैसा, पैसे की हेरा फेरी. ये पैसे की हेरा फेरी को से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और ये पैसे की हेरा फेरी ना हो उसके लिए सबको इन्वॉल्व होना जरूरी है. क्योंकि आप देखो ना, मनी लॉन्ड्रिंग में 3 फेजेस क्या है बताओ अस्मा? इंटीग्रेशन, लेयरिंग और प्लेसमेंट. ले- प्लेसमेंट सबसे पहला है, फिर लेयरिंग, फिर सॉरी, इंटीग्रेशन. लेयरिंग, तो अब जब इंटीग्रेशन. लेयरिंग करेंगे तो कितनी दफा ट्रांजैक्शन हुआ? मनी का पैसा कितनी दफा इस अकाउंट से उस अकाउंट से उस अकाउंट से, और ये सारा बैंक के थ्रू हो रहा है. तो जाहिर है बैंक को भी तो इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी ना अगर मनी लॉन्ड्रिंग पकड़नी है तो. जी जी. ठीक है जी. चलिए जी, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल है तो पूछें. ये सेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया. अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स रहते हैं, मैक्रो और माइक्रो, क्योंकि तो इंशाल्लाह हम अपकमिंग की क्लासेस में कल और परसों करेंगे. ठीक है, कोई सवाल? नो मिस. ओके देन,
See you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Yeah.